Hello dear aspirants, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर एग्जैक्टली द वे आई डिड इनसाइड द एग्जाम हॉल। मैंने टोटल 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 64-65 करेक्ट है, 24-25 इनकरेक्ट है। मैं पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करती हूँ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। मैंने इसको कलर कोडिंग से बताया है। ग्रीन कलर दिया है फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट राउंड में मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे पता है 100% इनका आंसर, राउंड 2 में येलो से दिया है, यानी कि 50-50 वाले, मतलब 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए और 2 में मुझे डाउट है। थर्ड राउंड जब मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, इन 2 को मिला के मेरे कम क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें मैं लगाती हूँ प्योर ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ। ओके, अब पहला स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह, तो मैंने देखते ही इसको काट दिया, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, तो उसका सेडिशन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, पहले ही उसमें कर देंगे सेडिशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, बाकी मैंने और भी ऑप्शंस देखी, अटेंडिंग दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ठीक है, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी मुझे कुछ भी रिलेटेबल नहीं लगा। जब मैंने इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में पढ़ा कि पब्लिकली वायलेटिंग, अगर सिर्फ वायलेटिंग होता, वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, फिर भी चल जाता, ठीक है, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता, पर पब्लिकली क्यों लगाया है भाई? पब्लिकली, बस पब्लिकली मैंने देखा कि पब्लिकली कोई चीज कर रहे हैं ऐसा जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो वही तो सेडिशन है, तो बस मैंने टिक किया और उसको फिल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ ब्रॉन्ज, ठीक है, पर पता नहीं कहाँ से एकदम से आया कि नहीं नहीं गोल्ड भी हो सकता है, तो मुझे हो गया इसमें कंफ्यूजन और मैंने इस पे कर लिया सर्किल कि भाई राउंड 2 में इसको देखूंगी। फिर राउंड 2 में मैंने इसको देखा, और हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर जो है ना राउंड्स में अटेम्प्ट करती हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स, कम से कम 2 तो हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे ना एक्यूरेसी सही रहती है। पहले ही राउंड में कर दो ना तो हड़बड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो फिर से मैं सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन पे आई और फिर मुझे लग रहा था गोल्ड, मैंने गोल्ड टिक भी कर दिया अच्छा खासा, और फिर पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था नहीं 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 ब्रॉन्ज ही होगा, ब्रॉन्ज ही होगा, तो फिर मैंने लास्ट टाइम में इसको ब्रॉन्ज टिक किया और ब्रॉन्ज ही करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द लीगल डिफेंस, और ये देखना मेरे पूरे पेपर में आपको अंडरलाइन बॉक्सेस, बहुत, मेरा पूरा पेपर पोता हुआ मिलता है, मतलब मैं पोत के रख देती हूँ पूरा पेपर। हाँ, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, अब इसका आंसर मैंने सीआर दास टिक किया था, जो कि मेरा गलत हो गया है। क्या लॉजिक लगाया है, मैंने सोचा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स के सारे इंस्टीट्यूशंस, गुड्स, सब कुछ बॉयकॉट हो रहा था, तब सीआर दास ने रिजाइन करा था। ठीक है, तो सीआर दास क्या थे, एक बैरिस्टर थे, तो मैंने सोचा कि लॉयर हैं, बैरिस्टर लॉयर सेम ही चीज होगी, तो लॉयर है तभी लीगल डिफेंस कर पाएंगे, तो मैंने उस लॉजिक को लगा के सीआर दास को करा था, पर आंसर मदन मोहन मालवीय कृष्णकांत है। अब मुझे पहली बात तो मैंने इतना पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program। अब इतना बड़ा नहीं पढ़ा मैंने, हरिजन देखा, सिर्फ ऑप्शंस देखी मैंने, पहला ही ऑप्शन देखा पूना पैक्ट, मैंने कुछ आगे की पढ़ी ही नहीं, सिर्फ पूना पैक्ट पढ़ा और उस पर सर्कल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यही इसका आंसर है। जब अम्बेडकर जी ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो उसके बाद ही गांधी जी ने ये सब स्टार्ट किया था। हरिजन उन्होंने वीकली स्टार्ट किया था, और यवड़ा जेल में थे तब उन्होंने वहां से भी उस चीज को अपोज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाके पूना पैक्ट हुआ था, तो मुझे पूरा उसका बैकग्राउंड पता था, तो मैंने सीधा डायरेक्ट टिक किया, तो शॉर्ट मेरा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट्स दिए हैं पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। ठीक है, हाउ मेनी of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century। Okay, अब इस क्वेश्चन में मुझे पपाया पता था कि पोर्टुगीज लाया है, मैंने PYQs में पढ़ा था, पर पाइनएप्पल और गुआवा में मुझे डाउट था, और स्पेशली गुआवा में
पता नहीं क्यों डाउट था मुझे, तो मैंने इसको करके रिव्यू में कर दिया था कि सेकेंड राउंड में देखूंगी। पर मैंने सेकेंड राउंड में ना उसको ओनली 2 मार्क किया है, क्योंकि एक तो मुझे डाउट था कि भाई इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, पता नहीं क्यों लग रहा था, गट फीलिंग। और एक और ट्रिक होती है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें से 2 ही करेक्ट होंगे या एक ही करेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी इतनी ही होती है। और ये मैंने PYQ बहुत देखे थे, मतलब मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना ली थी कि हाँ भाई 2024 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इस टाइप की, और 3 का 2 कितने में हुआ है। ये टेबल मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, या तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो मैंने पूरा लिस्ट बना के रखी थी, हाँ भाई कितने में ट्रिक चल रही है, कितने में। तो उस बेसिस पे मैंने इसको 3 का 2 कर दिया, जो कि गलत हो गया मेरा, पर ये काफी जगह सही भी हो जाता है। इसका आंसर ऑल 3 दे रहे हैं कोचिंग के आंसर कीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज। सारी कंट्रीज दी हैं, और हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे यूके का पता था, ठीक है, कि इसके टाइम जोन्स ज्यादा हैं, ठीक है, और बाकी का मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर मैंने इसमें फिर से वही ट्रिक लगाई है कि 5 स्टेटमेंट दिए हैं और 5 का 3 होता है। तो मैंने ये सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया, सर्कल है ना इस पे, तो सेकंड राउंड में मैंने इसको अटेम्प्ट किया और 5 का 3 किया, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये तो भाई क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से निकल गया, पता नहीं इसमें क्या पूछा था। अनादर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर waking up and getting set for breakfast in these cities it would be different days, ठीक है। when it is Monday in another it is Tuesday in no। अब भाई मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मैंने इसको सर्कल किया, फिर मैंने कहा हो ही नहीं पाएगा ये, पता नहीं क्यों उसमें मुझे कोई होप नहीं दिखी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो मैंने इसको तुरंत ही कट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस काटने के लिए होते हैं भाई, आपको अगर आता तो अच्छी बात है, मुझे नहीं आया। मैंने टाइम बचाया, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सीधा सीधा हो गया मेरा। अब हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हमने सेल्फ रिस्पेक्ट बस मैंने पढ़ा और सीधा पेरियार पे मैंने टिक कर दी। PYQ है, बहुत बार पूछा है, इतना तो रटा होना चाहिए, तो इसमें तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। इसमें ना, अब देखो मैंने ABC यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ABC से मैंने लिथियम ट्राइंगल याद किया था, मैंने मैप पे लिखा हुआ है अपने। तो A फॉर अर्जेंटीना था, B से था बोलीविया और C से था चिली, ठीक है। अब जब मैंने ऑप्शन देखा तो मेरा बोलीविया और बोत्सवाना मिक्स हो गया, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा था B से था बोत्सवाना। मैंने बोत्सवाना तो फिर लिथियम है तो डायमंड तो होगा नहीं, और जबकि बोत्सवाना बहुत फेमस है डायमंड के लिए, और मैंने बोत्सवाना को क्रॉस कर दिया। और चिली तो लिथियम के लिए पता ही था मुझे, और इंडोनेशियन एकल मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो बस मैंने ओनली 1 कर दिया, इसमें मैंने 3 का 2 भी नहीं लगाया, और जबकि इसका आंसर शायद ऑल 3 है, ऑल 3 है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में, बोलीविया से मैंने बोत्सवाना को मिक्स कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सेम रीजन और कंट्रीज पे पूछा है। मेलोका, नोमेंडी, सार्डिनिया, आज तक मैंने कभी इनके नाम भी नहीं सुने, फिर भी मैंने इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ाने ही होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो मैंने फिर से वही 3 का 2 लगाया, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लगी। इसका आंसर नन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये पूरा इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में बॉक्सेस में करके फॉर्मूले लिखे थे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने देखा हुआ था, पर एग्जाम में ना मेरे सारे फॉर्मूले मिक्स हो गए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का फिजिकल में और फिजिकल का मतलब सब मिक्स हो गया पूरा दिमाग। और जो है ना, मैंने इतनी कोशिश करी एंड मोमेंट तक भी याद आ जाए याद आ जाए, मुझे नहीं याद आया। और पता नहीं मैंने फिर भी इसमें क्यों ब्लाइंड गैस करके, मैंने ब्लाइंड गैस किया था, ये पता नहीं क्यों करके मैंने करा, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया था। मुझे बहुत दुख है इसका, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था और मेरा मतलब एकदम दिमाग में हौच पौच हो गए थे फॉर्मूले। तो यही मिस्टेक से आप लोग सीखो कि कोई भी चीज नेग्लेक्ट नहीं करनी है, कि भाई फैक्चुअल नहीं आएगा, आ गया भाई फैक्चुअल पेपर, अब कैसे करोगे सॉल्व। तो इसलिए
अच्छे से पूरा ही सिलेबस रिवाइज करना है जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स of the International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect। अब देखो, ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ था, ठीक है, और मुझे इतना पता था कि ईरान इसका पार्ट है, ठीक है। तो बस मैंने ईरान देखा और मैंने इसको टिक कर दिया। वो मैंने सेकंड राउंड में किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा तो मुझे पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सा लगा, ठीक है, ये क्या डिफिकल्ट आ गया है। फिर मैंने बहुत, जब सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा, ये तो करंट अफेयर से आया है और ये ईरान तो है ही इसका, तो मैंने ईरान देखा और उसको टिक कर दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, इसमें बोला है ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल देन द लेटर। और स्टेटमेंट 2 है, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, सुगर केन इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील। अब देखो, इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि यूएसए जो है ना, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूएसए है और यहाँ मैक्सिको है, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बाउंड्री टच करते हैं, और मैक्सिकन फूड में कॉर्न बहुत यूज होता है। और बस इस बेसिस पे ना मुझे लग रहा था कि स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करो कैसे, कि कोशिश करो कि एक स्टेटमेंट को गलत, कोई भी ऐसा लॉजिक लगाओ, जबरदस्ती नहीं, मतलब लॉजिक लगाना है आपको, उससे एक स्टेटमेंट गलत कर दो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया इसमें कि मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों उसमें स्वैप किया है। अब किया है कि नहीं किया है, क्या हो सकता है ब्राजील नहीं ज्यादा करता हो, यूएसए ज्यादा करता हो, तो मुझे ये लगा लॉजिक और मैंने स्टेटमेंट 1 को कर दिया गलत, और कोचिंग की केस में यही सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14। The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees C. Which of the following statements best reflect the implication of the above said report? Okay. अब देखो, ये तो मैंने सेकंड राउंड में किया, सर्कल है इस पे, और मुझे कोई आइडिया नहीं था वेट बल्ब क्या है। मैंने बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेट बल्ब क्या हो सकता है। मतलब टेम्परेचर एक्सीड करेगा, वो तो समझ आ रहा था कि हाँ भाई लिखा ही इन्होंने एक्सीड करेगा 35 डिग्री सी से, पर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का क्या हो सकते हैं वो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। और पता नहीं मैंने इस क्वेश्चन में क्या ही करा है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, और जो कि बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि साइक्लोन प्रोन एरिया है पेनिनसुलर इंडिया, बे ऑफ बंगाल है, उधर अरेबियन सी है, तो ये हो सकता था करेक्ट। बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये वेट बल्ब से कनेक्टेड हो सकता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और इसके बाद सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा दोनों स्टेटमेंट गलत है और मैंने नीदर 1 नॉट 2 करा, जबकि इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है। तो पता नहीं, मैं इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाया एग्जाम में, अंडर प्रेशर हो जाता है कि शायद मेरा प्रेशर क्रिएट हो गया था, मेरा दिमाग पूरा ना इस क्वेश्चन में फंसा रहा। मुझे लगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये तो मिस नहीं होना चाहिए, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो मेरा दिमाग इसमें फंसा रहा। और फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, फिजिकल डेफिसिट, मतलब सोचो 4 मार्क्स मेरे फालतू के गलत हुए हैं जरा से कंफ्यूजन की वजह से। तो मैंने इसको सेकेंड राउंड में रखा, पर मैंने कहा नहीं, एक में ब्लाइंड गेस कर दिया, अब दोबारा में मुझे नहीं करना है, तो मैंने इसको कट ही कर दिया, मैंने कहा छोड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया था। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। मैंने बाकी कुछ नहीं देखा, बस मैंने देखा 45%। 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, स्टेट की शेयर कितना होना चाहिए, 41%, 45 नहीं है, तो यानी कि सेकंड गलत था, तो मैंने सेकंड काटा और मिल गया आंसर। तो ये तो भाई कुछ सेकंड में ही हो गया, और मैंने इसको जल्दी से सर्कल फिल कर लिया OMR में। और हाँ, मैं डायरेक्ट मतलब मुझे शॉर्ट जो भी आती जाती है मैं तुरंत की तुरंत ही फिल करती जाती हूँ, मैं एंड के लिए नहीं रखती हूँ,
उसे फिर एंड में पैनिक हो जाता है और कुछ का कुछ फिल हो जाता है, तो तुरंत जो आ रहे हैं श्योर श्योर तुरंत के तुरंत फिल करते जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है ये। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली to help developing countries to reduce poverty. It was established to help Europe rebuild after the World War II. ठीक है, अब देखो ये तो मुझे पता था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एस्टेब्लिश किया गया रीबिल्ड करने के लिए, हाँ, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो ये तो मुझे पता था, ये करेक्ट है। बाकी इन दो स्टेटमेंट मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था, तो मैंने सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किया और फिर मैंने जब ये पढ़ा, पहले तो मुझे ये लग रहा था, और मैंने वन को करेक्ट भी नहीं, वन को मैंने इनकरेक्ट कर दिया था और सेकंड करेक्ट, और देखो मैंने काट भी दिया है ये स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड है ना, वो मैंने काट दिया था। फिर जब मैंने यहां पढ़ा कि इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक का ऐसा कोई रोल ही नहीं है पॉवर्टी रिडक्शन का, तो फिर मैंने कहा सेकंड तो गलत है ही। ठीक है, तो मैंने सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया और मुझे मिल गया आंसर। तो फिर से अगेन राउंड्स में अटेम्प्ट करने का बेनिफिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ RTGS एंड नेफ्ट। इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, while in case of NEFT it takes some time to settle payments. ओके, सेम यहाँ पे बोला इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज्ड फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, while that is not the case for NEFT. Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मैंने देखो RTGS ट्रांजेक्शन भी किया हुआ है, नेफ्ट भी किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता था कि नेफ्ट में भी चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से मुझे पता था कि स्टेटमेंट 2 हो गया इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया, एक ही था स्टेटमेंट 2। अब क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन किए हुए थे, तो इसलिए मुझे पता था कि नेफ्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो स्टेटमेंट 3 भी हो गया इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से ओनली 1 करेक्ट। अब मेरा ये क्वेश्चन क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन किए हुए थे, उस बेसिस पे मैंने कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला ऑप्शन है UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर UPI। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि फ्रांस और जर्मनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्यों UPI को मतलब वो करेंगी, जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो आसपास की हैं एशियन कंट्रीज, वो यूज करेंगी कि ये करेंगी यूरोपियन। तो मैंने फ्रांस जर्मनी को सबसे पहले कट कर दिया। ठीक है, अब बाकी मुझे बांग्लादेश, सिंगापुर, और मैंने कहीं तो ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो बांग्लादेश सिंगापुर मैंने करेक्ट करा, और UAE भी मैंने कहीं तो पढ़ा था करेक्ट करंट अफेयर्स में, तो इस बेसिस पे मैंने बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE पे टिक कर दिया। और इसमें आप अगर वो ट्रिक भी लगाते हो कि 5 का 3 होता है, अब देखो 5 स्टेटमेंट है, 3 ऑप्शन 3 तो भी करेक्ट हो रहा है, पर मैंने इसको लॉजिक बेसिस पे किया है। ठीक है, और जो कि मेरा कोचिंग की आंसर की से करेक्ट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये जो है ना स्कीम करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा थी, तो इसका मैंने पढ़ रखा था। ठीक है, मिनिस्ट्री तो वही थी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एट ग्रास रूट लेवल। ओके, तो मिनिस्ट्री मुझे पता था, और बाकी जो है ना जनरली क्या होता है जहाँ पे बोला जाए एम्स, तो ये वर्ड जो होता है करेक्ट होते हैं, तो मुझे सेकंड का तो पता था श्योर श्योर कि हाँ ये करेक्ट है। अब देखो मैंने इसको ऐसे से क्यों करा है कि ये दोनों स्टेटमेंट डेटा दिया है, इसमें बोला है 1 करोड़, इसमें बोला है 3 लाख, दोनों में डेटा है। तो ट्रिक ये होती है कि अगर 2 स्टेटमेंट में डेटा है तो उनमें से एक सही एक गलत होता है, तो मैंने वो लॉजिक लगाया कि मुझे लग रहा था कि भाई एक सही होगा एक गलत होगा। फिर मैंने बार बार इस स्टेटमेंट को जब पढ़ा, अब देखो इसमें तो बोल रहे हैं एम्स, ठीक है, टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
तो मुझे कुछ ऐसा रीज़न मिला नहीं इसको गलत करने का, तो मैंने थर्ड तो करेक्ट कर दिया। और बाकी इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन दी रेजिडेंशियल सेक्टर। तो ये भी रेजिडेंशियल सेक्टर में तो है, पर 1 करोड़ में मुझे डाउट था। पर पता नहीं क्यों ये मुझे भी मतलब एक गट फीलिंग होती है कि हाँ ये भी मुझे करेक्ट लग रहा था। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि 1 करोड़ ही है क्या है, बट मुझे लग रहा था, तो उस बेसिस पे मैंने इसको भी करेक्ट कर दिया। तो मैंने 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट करे थे, और जो कि मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जैसे ही मैंने ये पढ़ा, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर बिकॉज। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिए जाए तो हमेशा बिकॉज लगा लिया करो। बिकॉज दे हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। भाई होती होगी, मुझे सारे थोड़ा ना पता है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और इसको भी करेक्ट किया, इसको भी करेक्ट किया, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बस इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं है, इसको हमेशा करेक्ट लेके चलो। सम जहाँ पे भी लिखी, सम जहाँ पे भी लिखी उसको करेक्ट करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2028। अब देखो इसमें डेटा है, क्या पता ईयर कुछ और लिख दिया हो, कुछ और हो, तो मैंने उस पर सर्कल कर लिया इसलिए, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। देखो जर्मनी फिर से हो सकता कोई और कंट्री हो। अब कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स, ठीक है, फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। तो अब मुझे इतना तो पता था कि RFID यूज होती है, पर यहाँ लिखा है कि फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं थी। तो पहले मुझे लगा कि नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो मैंने ये कर दिया। तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि भाई शायद स्टेशन सेक्शन में ही यूज होती हो, तो फिर मैंने इसको इनकरेक्ट किया। सेकेंड राउंड में स्टेटमेंट थर्ड को करेक्ट लिया है, और ये मैंने वाजीराम की की से मैच किया था, तो वाजीराम ने इसको करेक्ट किया है। कुछ कोचिंग की कीज में ना इस ऑप्शन को करेक्ट किया। अब देखो ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा कि आंसर क्या है। अभी उस हिसाब से तो 1 और 2 तो इनकरेक्ट है ही, बस थर्ड पे डाउट है कि स्टेशन सेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 23। कंसीडर दी फॉलोइंग स्पेस मिशंस, ठीक है, और ये दिए थे सारे नाम, एक्सियोम 4, स्पारडेक्स, गगनयान। अब ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दी स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। भाई एनकरेज कर रहे हैं, भाई कर दिया होगा सबने, हो सकता है एक्सियोम 4 ने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया एनकरेज, और सपोर्ट भाई कर सकते हैं। एनकरेज एंड सपोर्ट, जैसे ही मैंने देखा कि भाई एनकरेज ऐसा वर्ड दिया है इतना वेग सा, तो मैंने कहा भाई ऑल मारो, सीधा मैंने ऑल 3 करा, इसमें इतना टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा। तो इस तरीके के वेग जब भी दिए जाए वर्ड्स तो ऑल करेक्ट करा करो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग फियर्स। अब देखो एयरक्राफ्ट टाइप थे, डिस्क्रिप्शन मुझे पहले राउंड में नहीं आया, मैंने नहीं पढ़ा था ये, तो मैंने इस पर सर्कल कर दिया और राउंड 2 में इसको अटेम्प्ट किया। मैं फर्स्ट पार्ट में भी बता चुकी हूँ कि पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट किया हो। इसमें मैंने वही ट्रिक लगाई है कि 3 स्टेटमेंट है तो 3 का 2 होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने 3 का 2 करा, बस इसको ख़त्म, और देखो मेरा आंसर भी सही आया है, ठीक है। इसमें कौन से 2 करेक्ट है, अभी तो आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा। ये एनालिसिस नहीं है, बस आपको ये बताना है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए कैसे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये जो है ना न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। एक तो आर्टिफिशियल रेन बहुत न्यूज़ में थी, और एक जो आर्टिफिशियल सॉरी इंडेलिबल इंक जो होती है, जो वोटर्स के लगाई जाती है ना, वोट दे के आते हैं, ब्लू ब्लू होती है, ब्लैक होती है, तो जो इंडेलिबल इंक होती है उसमें यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट, और जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। तो मैंने जब ये करंट अफेयर्स में पढ़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि एग्जाम में ऐसा ना हो भूल जाऊँ, तो मैंने अलग से स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपकाया था ये, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई
मेरे नोट से क्वेश्चन आया ये। अब मुझे पता था कि सिल्वर आयोडाइड तो है ही, सिल्वर नाइट्रेट तो मैंने सबसे पहले ही हटा दिए, सिल्वर नाइट्रेट वाले ऑप्शंस, ठीक है। अब लेकिन मुझे ये नहीं पता पोटेशियम में कौन सा था। फिर मैंने अब इसमें क्या लॉजिक लगाया वो देखो। अब मैंने ये देखा कि पोटेशियम इसमें क्लोराइड है, इसमें नाइट्रेट है, और इन दो में आयोडाइड है, मतलब आयोडाइड की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है, दो ऑप्शन में दिया है। तो मैंने कहा भाई सिल्वर आयोडाइड तो मुझे पता है, पोटेशियम भी आयोडाइड ही टिक करो। तो मैंने दोनों आयोडाइड वाले टिक किए और मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे किए जाते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैटिक आपने कवर किया है तो इतना तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो इनकरेक्ट है ही। तो मैंने पता नहीं क्या बोथ 1 और 2 क्यों टिक किया है, हाँ। तो इसको मैंने पता नहीं कर दिया होगा, इसको हटाया या धोखे से हो गया होगा, इसको हटा के मैंने 1 ओनली कर दिया, ठीक है। ये तो है ही नहीं इनकरेक्ट, और 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक देखो वर्ड दिया है कैन, पॉसिबिलिटी, हाँ भाई कैन बी सब्जेक्टेड, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये तो हो सकता है। तो इसलिए मैंने 1 ओनली करा और आगे बढ़ गई। क्वेश्चन 27, इतने सारे स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after the dissolution। भाई देखो बेसिक स्टैटिक है, आप इतना तो पता ही होगा कि नहीं भाई इमीडिएटली वैकेट नहीं करते। फिर यहाँ बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट जो था, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरीके के जब भी लिख के आए प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती हैं जनरली, ठीक है। 90% केसेस में वो इनकरेक्ट होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी देखो बेसिक स्टैटिक है, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। हाल के हाल रिजाइन करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है। अब सेकंड इनकरेक्ट है जब, तो बस मैंने सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया और आंसर मिल गया। इतना फास्ट। अब देखो ये मुझे फर्स्ट राउंड में ही आ गया था, तो इस पर कोई सर्कल नहीं है, तो ये मैंने श्योर शॉर्ट में अटेम्प्ट कर दिया था। मैंने फर्स्ट राउंड में अराउंड 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉर्ट में जी आ रहे थे, तभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि भाई इस बार तो प्रीलिम्स निकल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। अब देखो मैंने प्रेसिडेंट पे इस पे सर्कल किया है, एक तरीके से बॉक्स बनाया है। डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल। अब इस तरीके के स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ मैंने स्पीकर लिखा है, प्रेसिडेंट को स्पीकर से, स्पीकर को प्रेसिडेंट से स्वैप कर देंगे, तो वही यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टिव हाउसेस का रहता है, बेसिक स्टैटिक का है कि लोकसभा के केस में स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और राज्यसभा के केस में किसका होगा, चेयरमैन का। तो ये तो स्टैटिक था, तो मुझे पता था कि भाई 1 तो इनकरेक्ट है ही, तो मैंने 1 हटाया, 1 हटाया, ठीक है। अब या तो 2 होगा या नीदर 1 और 2 होगा। अब इसमें 2 पे टिक है, इसमें मेरा आंसर ये गलत हुआ था। अब यहाँ दो बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मुझे थोड़ा देखो, नो मेंशन ऑफ द वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है ना कि जनरली बहुत सारे वर्ड्स डिफाइन नहीं है, बहुत सारे मेंशन नहीं है, तो मुझे लगा कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी भी मेंशन नहीं है। मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं था कि है या नहीं है, तो इस बेसिस पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया। मैंने 2 ओनली करा था इसका, पर आंसर इसका नीदर 1 नॉर 2 है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इज मैंशनड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड मैंशन है, ठीक है। तो ये मुझे एग्जाम में नहीं पता, तो मैंने ये गलत कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स for grant of concession in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories। तो जैसे ही मैंने माइनर मिनरल्स देखा मेरे दिमाग में आया सैंड।
अब यहाँ बोले स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी कोई पावर है ही नहीं, कोई भी रूल बनाने का, कोई भी कंसेशन ग्रांट करने का। भाई सैंड देखो, सैंड जो एक्सट्रैक्ट होती है सब तो सारे रूल्स तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है। ठीक है, तो मुझे ये पता था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट 1 को कर दिया इनकरेक्ट। और बस इस तरीके के क्वेश्चन में एक गलत हुआ दूसरा आंसर मिल जाता है तुरंत ही। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट हो गया मेरा। और यहाँ पे देखो सेकंड में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई। भाई इतनी तो पावर होगी ना, माइनर मिनरल को नोटिफाई कर सकते हैं अंडर दी रेलिवेंट लॉ। तो ये तो वैसे भी करेक्ट ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इसमें दिया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनेक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, देखो फर्स्ट राउंड में तो मुझे नहीं आया, सेकंड में मैंने किया है, फर्स्ट में सिर्फ मैंने श्योर शॉट वाली की है जो मुझे आ रही थी करेक्ट कि भाई ये तो सही है ही मेरे। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस देखो कि यहाँ बोले क्लाइमेट चेंज और यहाँ दे रहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्यों करेगा एफएओ, तो मैंने सबसे पहले इसको हटा दिया। ठीक है, अब नीचे से मैंने पढ़े, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, ओईसीडी है, डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है ये। और बेसिकली किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, नाम ही में देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी हटा दिया। वर्ल्ड बैंक ये भी डेवलपमेंटल लोन्स देता है, तो इसका भी क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना है नहीं। तो बचा कौन सा, यूरोपियन यूनियन, तो मैंने वही टिक कर दिया और वही करेक्ट था, तो यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ अब देखो फिर से पॉलिटिकल क्वेश्चन है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ठीक है, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज ए फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले तो तीनों ही करेक्ट कर दिए और मुझे फिर डाउट हुआ कि नहीं 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 ये सही नहीं लग रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट। यहाँ बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो मुझे ये लगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने सेकंड राउंड में जब इसको अटेम्प्ट किया तो सेकंड स्टेटमेंट को कर दिया इनकरेक्ट और मेरा आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए फ़ायदा होता है राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना। पहले राउंड में अगर मैंने कर दिया होता तो मेरा ये गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 32, स्टेट दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, भाई इतना बड़ा आप पढ़ लेना। पहला मैं पढ़ देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड अ स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। भाई फोर्ट के नाम पे है कि नहीं है भाई मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सारे फैक्ट्स वगैरह पढ़े उस पर अंडरलाइन कर लिया, वो कर लिया, पर मुझे लगा फर्स्ट राउंड में तो ये होगा नहीं, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करूंगी। और सेकंड में तो मैंने सबका वही किया, 3 का 2 सीधा, तो मैंने इसमें 3 का 2 कराया और मेरा सही हो गया। तो ये ट्रिक भाई वर्क करती है, 3 का 2 3 का 2, यूपीएससी को भी पता है, चल जाता है, पर फिर भी देते हैं हर बार क्वेश्चन। ठीक है, with reference to India, consider the following: the Interstate Council, the National Security Council, the Zonal Councils. Okay. Question क्या है? How many of the above were established as per the provision of the Constitution of India? अब देखो इसमें फिर वही मुझे लगा कि जो है वही 3 का 2 वाला मैंने करा है सेकंड राउंड में इसको, पर यहाँ नहीं लगा है। कोचिंग की आंसर कीज में ओनली 1 दे रहे हैं, तो मेरा ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 34। अब इसमें ये भी बेसिक स्टैटिक का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his or her own discretion। अब देखो फर्स्ट राउंड में जब मैंने ये पढ़ा, ये फर्स्ट राउंड में किया मैंने, देखो उस पर सर्कल नहीं है, तो एक्सप्लिसिटली जब ऐसा वर्ड आ जाता है तो मुझे लगा कि हाँ भाई हो सकता है ये इनकरेक्ट है, तो मैंने फर्स्ट को इनकरेक्ट किया और सेकंड ओनली कराए, सेकंड ओनली मैंने करा जो कि मेरा गलत हो गया है, और इसका आंसर फर्स्ट ही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। तो ये लाइन पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दी जल्दी जल्दी में, तभी तो मैंने राउंड्स में करना चाहिए, पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिया। जब तक गवर्नर किसी बिल को रिजर्व नहीं करते, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, तो यही रूल है, और मैंने पता नहीं क्यों पढ़ा नहीं इसको ध्यान से, तो ये मैंने स्टेटमेंट 2 को सही कर दिया
और 1 को गलत कर दिया, जबकि 1 सही है और 2 इनकरेक्ट है। तो ए है इसका आंसर। ठीक है। 35। अब देखो ये तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डीपीएसपी से आया, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये तो मुझे पता था, बहुत बेसिक है यार, तो ये तो पता था, तो मैंने ऑल थ्री कर दिया, ऑल थ्री करेक्ट थे। अब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल आप लोग लिखोगे कमेंट्स में, आप लोग कमेंट नहीं करते हो एक तो। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, एक ही आर्टिकल है उसमें, तो 51 है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, इसका भी आर्टिकल कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई कमेंट किया करो, करो से मुझे पता चलेगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ आपको हेल्पफुल लग रहा है मेरा कंटेंट कि नहीं, तो कमेंट किया करो। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बेसिक था। अब यहाँ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन 36, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration। तो मुझे बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगा कि भाई टोटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी लोकल बॉडी के हाथ में चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, और सेकंड कौन सा स्टेटमेंट, हाँ सेकंड स्टेटमेंट में यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। अब देखो इसमें कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेज में करते हैं और रिकमेंड कौन करते हैं, गवर्नर। और ये बेसिक स्टैटिक का भी पार्ट है, 5th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने सेकंड को करेक्ट किया और फर्स्ट को इनकरेक्ट किया, जो कि मेरा करेक्ट आंसर था, सेकंड ओनली। ठीक है, अब आया क्वेश्चन 37, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री। भाई इतने मुझे याद ही नहीं थे, पहली बात तो बोर्ड्स देखो, ये जाने कौन कौन से बोर्ड दे दिए, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, द कोयर बोर्ड, द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। भाई मुझे नहीं पता था एक्चुअली, और इसमें मैंने सेकेंड राउंड में 3 का 2 करा है बस, पर इसका आंसर नन है। जनरली क्या होता है, मिनिस्ट्रीज गलत देते हैं, पर वो स्टेटमेंट्स में होता है ना, मैच दी फॉलोइंग में सारे ही गलत होते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने 3 का 2 कर दिया भाई, पर गलत हो गया। कौन इतनी सारे बोर्ड से याद करने बैठा, बेसिक स्टैटिक हो जाए वही बहुत है। लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल, इवेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, द कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। क्वेश्चन क्या है, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लगता है। तो भाई ये तो बेसिक स्टैटिक था। ठीक है, बेसिक स्टैटिक था, ये मुझे पता था कि भाई कंडीशन ऑफ गवर्न, ये तो है नहीं। ठीक है, 7 ये मुझे पता था, ये है, तो 1 2 मुझे पता था, थर्ड मुझे पता था कि नहीं है, बस मैंने इसी बेसिस पे इसको करेक्ट किया और हो गया। तो फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया था, फर्स्ट राउंड में हो गया था मेरा, सर्किल नहीं है इस पर। ठीक है, क्वेश्चन 39, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office। अब देखो मैंने फर्स्ट राउंड में जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा भाई नॉट आंसरेबल, तो ऐसे तो फिर जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल चला गया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को इनकरेक्ट कर दिया और ये स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड ओनली को मार्क किया, पर मैंने इसको रिव्यू के लिए रख लिया था सेकंड राउंड में। फिर मुझे स्टैटिक का कुछ याद आ रहा था कि भाई इम्यूनिटी मिली हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो उस बेसिस पे मैंने सेकेंड राउंड में सारी स्टेटमेंट करेक्ट किए हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, स्टैटिक में है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट लाइबल ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। अब देखो आपको लगेगा भाई एनी बहुत ज़्यादा दे दी, एनीथिंग, पर ये तो भाई बेसिक स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट उठा के छाप दिया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, पहले स्टैटिक कवर करो, ये भी मेरा करेक्ट हो। ओके, अब आया 40, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आप देखो मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया, एक्टिविटीज़ दी हैं बहुत सारी, और हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड।
अब मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता था। अब मैंने देखा प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ देखा है प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ बोले क्रूड ऑयल, यहाँ बोले प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। दो स्टेटमेंट में है, एक जैसा दिया है, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, तो उनमें से एक सही एक गलत होता है। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो 4 तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ बोले मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इसमें से भी मुझे लगा एक ही करेक्ट होगा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें ओनली 2 ही कर दिया कि इसमें से भी एक होगा और इनमें से भी एक होगा, तो ओनली 2 करेक्ट बस, और जो कि मेरा करेक्ट ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ओके, अब देखो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या मेंशन है, 3 टियर्स मेंशन है, यानी कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल जो है यही होता है इंटरमीडिएट लेवल। तो अब इसकी कंडीशन क्या है, किसी भी स्टेट और यूटी की अगर पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम है तो वहां पे इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इंडिया में काफी सारे स्टेट और यूटीज हैं जहां पॉपुलेशन क्या है 2 मिलियन से कम है, तो इसलिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नहीं, तो ये नॉट करेक्ट हो गया, हटा दिया इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। अब भाई लोकसभा इलेक्शन के लिए एज 25 ईयर्स है और पंचायत के इलेक्शन के लिए 30 ईयर्स होगी। अगर आपको कुछ भी बेसिक आइडिया नहीं है, आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा, तो फिर इस तरीके से सोचो कि लोकसभा के लिए तो इतना है, पंचायत के लिए भी उतना ही होगा, या तो इक्वल होगा या कम होगा, पंचायत के लिए एज ज्यादा नहीं रखी जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट constitute a commission to review the financial position of the panchayat at the intermediate levels to make the recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and the panchayat at the intermediate level। अब भाई चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, ऑलरेडी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मौजूद है जो क्या है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 280। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, नॉट करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एग्जाम में लॉजिक लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स स्टेट टिल जनवरी 2025, ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999। थर्ड स्टेटमेंट है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। अब इसमें क्या, नेपाल भी बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो, मैंने ऐसे काउंट किया था कि बिम्स्टेक में भाई कहीं एन दे रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर होता तो नाम में तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता ना, BIMSTEC है ना, एन तो कहीं है ही नहीं, तो नेपाल कैसे हो सकता है फाउंडिंग मेंबर, होगा तो फिर एन भी होना चाहिए था। तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, तो मैंने थर्ड हटा दिया, एक ही स्टेटमेंट में था, थर्ड कट गया, ठीक है। एक और ट्रिक होती है कि देखो ये स्टेटमेंट में क्या बोले, टिल जनवरी 2025, यहाँ बोले 7 मेंबर्स, ठीक है। यहाँ बोले ढाका डिक्लेरेशन 1999, दोनों स्टेटमेंट में क्या है, डेटा है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में एक सही एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। तो 1 और 2 जहां एक साथ सही है वो हटा दो, तो 1 2 एक साथ सही भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम क्या आ गए 50-50 भी, या तो 1 और 4 करेक्ट है या 1 ओनली करेक्ट है, यानी कि 1 तो करेक्ट हो ही गया। अब बस 4 में देखना है। तो एग्जाम में मुझे क्या लगा कि इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, मुझे लगा शायद इंडिया कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगा कि इंडिया में काफ़ी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसको 1 और 4 मार्क किया था, पर आंसर इसका 1 ओनली है, तो मैंने 50-50 में एटलीस्ट पहुंच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द गांधी पीस प्राइज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी लोकसभा। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखो सेकंड 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 3 में है, ठीक है, और थर्ड 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 ये भी 3 में है, ठीक है। तो इन सेकंड और थर्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अब देखो फर्स्ट 2 में है और फोर्थ 2 में है, यानी कि सेकंड और थर्ड तो कंफर्म करेक्ट ही है, और फर्स्ट और फोर्थ में देखना है कि क्या सही हो सकता है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी, पता नहीं क्यों मुझे लगा, तो मैंने जो है मार्क किया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
इसका आंसर लेकिन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर इसका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। GPS aided geo augmented navigation Gagan uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements is or are correct in respect of Gagan? Okay. अब पहला बोल रहे हैं स्टेटमेंट, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन ही किया जाता है, पहले वाली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ बोल रहे हैं इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी, मतलब पहले भी एक्यूरेट था, पहले भी इंटीग्रिटी थी, पर अब इसमें एडिशनल एक्यूरेसी आ गई, यानी कि और ज़्यादा हमने इम्प्रूव कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोले इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब देखो पहले भी एयर क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट करते थे, पर इस बार क्या कर रहे हैं हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके मोर यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी, ठीक है, पहले से ज्यादा हमने इंप्रूव कर लिया। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और ये भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट सेकंड तो करेक्ट है ही, फर्स्ट सेकंड जिसमें नहीं है वो हटा दिया, तो सेकंड थर्ड हट गया, इसमें तो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट ओनली हट गया। ठीक है, अब थर्ड बोल रहे हैं इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई क्यों, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया करे तो काउंटर करा करो, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दे दिया है कि भाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी को ऐसा होता है उसको वाइडर रिस्पेक्ट में यूज करने के लिए बनाया जाता है, वैसा नहीं सिर्फ एविएशन में यूज करेंगे, हम उसको रेलवे में यूज कर सकते हैं और अदर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एविएशन में ही बेनिफिट करेगी, बाकी कहीं नहीं करेगी। तो ये थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को नेगेटिव ऐसे नहीं दिखाया जाता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड गया, यानी कि 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था, पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और करेक्ट आ गया था मेरा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AI एक्शन समिट held in Grand Palais, Paris in February 2025. Okay. अब देखो स्टेटमेंट 1 है co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. अब देखो सियोल समिट जो है वो बहुत न्यूज़ में था, और इसका काफ़ी न्यूज़ में था कि भाई साउथ कोरिया में हुआ है और co-chaired by UK। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था। अब देखो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में बोले अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज US एंड UK ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। अब देखो UK मैंने बोल दिया कि co-chaired मैंने पढ़ा था नहीं इस करंट अफेयर्स में, ठीक है, पर US का मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। अगर US साइन करता कोई डील तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती, और अगर ऐसा होता तो करंट अफेयर्स में होता ना, पर मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आया, इसलिए मैंने US पे ऐसे अंडरलाइन किया क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा था। और हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं। आप डाउटफुल हो जाओ और आप उसको कर दो करेक्ट, पर मैंने ट्रस्ट किया नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैंने US के बेसिस पे इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दिया और मैंने 1 ओनली किया है, और जो कि मेरा करेक्ट हो गया था। तो बस अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ईयर दिए हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर, ये वो, और ईयर्स दिए। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कट कर दिया था, मैंने बहुत लास्ट में इसको सॉल्व किया है सेकंड राउंड में, और मैंने फिर वही कि 4 स्टेटमेंट है, जनरली क्या होता है 4 का 2 होता है, 4 स्टेटमेंट है तो 2 करेक्ट होंगे, तो मैंने वही ट्रिक इसमें लगा दी थी कि 4 का 2, पर वो इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाने थे, तो मैंने सोचा रिस्क लिया जाए, तो उसमें लेकिन नहीं, मेरा गलत हो गया था। ठीक है, इसके सारे ही ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू ब्रिक्स। ठीक है, 16th BRICS summit was held under the chairship of Russia and Kazan. Indonesia has become a full member of BRICS. The theme of the 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. ओके, अब देखो मैंने सेम वही ऊपर जो ट्रिक बताई है कि 2 स्टेटमेंट में डेटा है। यहाँ बोल रहे हैं कि चेयरशिप किसने किया था, चेयर किसने किया था, रशिया ने, और यहाँ थीम बोल रहे हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट में डेटा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से एक ही करेक्ट होगा, और फर्स्ट और थर्ड एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। जहाँ फर्स्ट और थर्ड एक साथ है वो हटा दो, ये हट गया,
और तो कहीं नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया हैज बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है, काफी न्यूज में था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और ये मुझे पता था, तो सेकंड तो करेक्ट है ही। अब सेकंड दो स्टेटमेंट भैया, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड। अब देखो यहाँ बोल रहे थे चेयरशिप किसने की है, रशिया ने, और यहाँ बोल रहे हैं कि थीम, तो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगी कि थीम गलत हो सकता कुछ और हो, एक वर्ड को उन्होंने थोड़ा स्विच कर दिया हो, कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, तो मुझे काफी चांसेस लगे कि थीम गलत हो सकती है। तो मैंने थर्ड को इनकरेक्ट किया था और फर्स्ट और सेकंड को सही मार्क किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल, और इसमें क्या पूछा, करेक्ट पूछा, ठीक है, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि भाई अगर कोई ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड है, पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, इंडिया में पोस्टेड है, तो उन पे लोकपाल अप्लाई होगा, और जो आईएफएस ऑफिसर है उन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेम लॉज अप्लाई होते हैं ना, लॉज अलग अलग क्यों होंगे। तो इस बेसिस पे मैंने थोड़ा इसमें डाउट लगा, क्योंकि मुझे देखो इस क्वेश्चन में कुछ आइडिया नहीं था, मैंने इसको सिर्फ लॉजिकली सॉल्व किया है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को ना इनकरेक्ट कर दी कि भाई सेम रूल होना चाहिए सारे ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो इंडिया में पोस्टेड हो या फिर आउटसाइड, ठीक है। तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं चेयरपर्सन और ए मेंबर शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। भाई इतनी बड़ी कंडीशन, एक तो ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं और यहाँ बोले ओनली चीफ जस्टिस। तो मैंने भाई काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट की, क्यों, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, और भी ऐसे क्वालिफाइड जो पर्सन है, ठीक है, वो नहीं बन सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी सारी प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है, ठीक है। अगर ये एब्सेंट है तो दूसरा होगा, ये एब्सेंट है तो दूसरा होगा, तो इतना क्यों इतनी लिमिटेशन लगाएंगे कि भाई ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड। तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, तो मैंने इसको भी इनकरेक्ट कर दिया, 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अब थर्ड है द चेयरपर्सन और ए मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में बी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। फोर्थ तो देखते हैं, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई इंक्वायर बोल रहे हैं, इंक्वायर, तो लोकपाल के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंक्वायर कर पाए एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये काफी नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, तो मैंने इस बेसिस पे इसको इनकरेक्ट कर दिया। पर पता नहीं कि मुझे लगा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ 45 ईयर्स ऑफ एज बोल रहे हैं, तो इसका आंसर डी था, पर मैंने किया था थर्ड ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2023 में आ चुका है गेम्स पे, अब काफी पूछने लगे हैं, पर स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में दे रहे हैं तो इंडियन मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन मेन कैटेगरी, ठीक है। इंडियन विमेन बीट विद अ स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन विमेन कैटेगरी। अब देखो 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या कर दिया था कि जो भी था शायद ट्रॉफीज थे, ट्रॉफीज के नाम जो है ना वो स्वैप कर दिए थे, ठीक है, मैन का विमेन में, विमेन का मैन में। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि स्कोर स्वैप कर दिए हों। अब दूसरा ट्रिक क्या होती है कि भाई दोनों स्टेटमेंट में डेटा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों में ही, तो एक ही करेक्ट होगा इसमें, तो सेकंड थर्ड जहां पे भी साथ में करेक्ट है तो वो तो हटा ही दो, तो सेकंड थर्ड मैंने हटा दिए। अब देखो यहाँ पे भी 1 है इसमें और 1 एंड थर्ड, तो यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट हो ही गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, देखो फिर भी मैंने फर्स्ट को करेक्ट कर दिया इस बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या है कि वही चीज कि डेटा है एक करेक्ट होगा तो सेकंड थर्ड में से एक करेक्ट होना चाहिए, तो 1 एंड थर्ड हो सकता था, पर वही चीज है कि हो सकता है स्कोर 78-40 विमेन का हो, ठीक है, और मैन का 54-36 हो, पॉसिबिलिटीज है, तो हो सकता स्वैप किया हो, तो उस बेसिस पे मैंने सारी इनकरेक्ट कर दी और मैंने 1 ओनली करा जो कि करेक्ट फिट था, मतलब करेक्ट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। ओके,
50. Consider the following statements. In the finals of 45th Chess Olympiad held in 2024, Gokesh Domaraju became the world's youngest winner after defeating the Russian player in Ian Nepomniachtchi. Okay. अब देखो ये तो भाई बहुत था, सोशल मीडिया पे काफी न्यूज में था, तो रशियन प्लेयर तो नहीं था, चाइनीज प्लेयर था। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। ठीक है। तो अभिमन्यु मिश्रा, ये मुझे लगा कि भाई क्योंकि गोकेश ने रिकॉर्ड ब्रेक किया तो मुझे लगा शायद यंगेस्ट गोकेश है, और काफी न्यूज में भी था कि 18 है ये वो, तो मैंने इसको भी इनकरेक्ट कर दिया था और मैंने नीदर 1 नॉट 2 किया था, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो था करेक्ट। अभिमन्यु मिश्रा के पास ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर का, तो ये मेरा थोड़ा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51. विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर फॉलोइंग। ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें काफी ऑप्शन दिए, बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, venture capitals. How many of the above are treated as alternative investment funds? अब देखो ये तो काफी बेसिक स्टैटिक का है, तो पता है बॉन्ड स्टॉक तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, प्राइमरी है। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल ये होते हैं ऑल्टरनेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाई, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, स्टैटिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब देखो फोर्थ जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई जो है वो प्राइवेट कंपनीज को लैंड नहीं करता। आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, वो बैंक को लोन देता है। तो स्टेटमेंट 4 हो गया इनकरेक्ट, तो 2 में 4 था हटा दिया मैंने। ठीक है। अब या तो 1 2 करेक्ट है या 1 2 4, सॉरी 1 2 5। ठीक है। तो 1 और 2 तो करेक्ट हो ही गया, और ये बहुत ही बेसिक स्टैटिक है तो पता है आपको। ठीक है। अब 5th में देखो यहाँ बोल रहे हैं प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भाई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, पर हाँ सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जब करेंसी की शॉर्टेज होती है तो आरबीआई कैन प्रिंट नोट्स। ठीक है, करेंसी प्रिंट कर सकता है आरबीआई, तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस बेसिस पे मैंने 5th को भी करेक्ट कर दिया, तो 1 2 5 और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53. विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ इट्स फंक्शन इज इट वर्क्स अंडर। ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया था, ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना कम होंगे तो मुझे अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने होंगे, तब मैं इस क्वेश्चन की तरफ देखूंगी। और मैंने पास्ट ही पेपर जो एनालाइज किए थे पीवाईक्यूज, उस बेसिस पे मुझे ये पता था कि टेबल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर 3 स्टेटमेंट में तो उनका आंसर जनरली 3 का 2 होता है, और वो 90% केसेस में करेक्ट होता है। ठीक, तो मैंने 3 का 2 किया और जो कि मेरा करेक्ट। ठीक है, तो बस बिल्कुल ये लास्ट में आपको ट्रिक्स लगानी है जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो कम हो, और 3 का 2 कर दो भाई, रिस्क लेना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54. Consider the following statements. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a Business Responsibility and Sustainability Report BRSR. ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनीज जो है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट की जाती हैं, तो उसका काम क्या करता है, सेबी करता है। तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट, बेसिक स्टैटिक का पार्ट है ये, तो 1 हटा दिया, यहाँ से भी 1 हटा दिया। अब या तो सेकंड स्टेटमेंट होगा या फिर नीदर 1 नॉर 2 होगा। अब ये इसमें बोल रहे हैं इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को देखो, इसको पढ़ के आपको लग रहा है कुछ भी, आपको ऐसा लॉजिक आप लगा पा रहे हो कि इसको गलत कर दूं। ठीक है, ठीक है, डिस्क्लोजर्स करती हैं लार्जली और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, तो मुझे इस स्टेटमेंट को गलत करने का कोई ऐसा रीजन नहीं मिल पाया, मैंने काफी लॉजिक्स लगाई तो उसमें कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने स्टेटमेंट सेकंड को सही कर दिया और यही स्टेटमेंट था करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 55. इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलिड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। आपको कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिले कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और कुछ भी, मतलब हर चीज जीरो कर दी है, सब्सिडीज बढ़ा दी हैं, तो आयोग जो है ना यूपीएससी इस तरीके की स्टेटमेंट को प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, इतनी वेलफेयर स्कीम्स और ये सब, तो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं इनकरेक्ट। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हुआ तो भाई सेकंड तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो मैंने फिर इसको पढ़ा भी नहीं,
वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसका, बट मैंने इस बेसिस पे इसको इनकरेक्ट किया, तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जैसे मैंने एग्जाम में पढ़ा तो मुझे ना हल्की सी हंसी आई। मतलब स्टेटमेंट देखो आप पहले, इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इज हैज आइडेंटिफाइड। मतलब जितने आइडेंटिफाई हुए इंडिया में सारे के सारे मिलते हैं, वो भी रिसोर्स रिच कंट्री है। तो मुझे थोड़ा लगा इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, भाई खुद ही एग्जामिनर बोले ले मैंने गलत स्टेटमेंट बना दिया, आप पकड़ो इसको सॉल्व कर लो। देखो सेकंड हो गया गलत, सेकंड हटाया सेकंड हटाया सेकंड हटाया, आंसर मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो इतना फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। As regards return from investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. ठीक है, बेसिक स्टैटिक का पार्ट है। बॉन्ड होल्डर्स को क्या होता है, कम रिस्क होता है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, डेट होता है, और जब रीपे करते हैं तो सबसे पहले किनका पैसा देते हैं, डेटर्स का देते हैं, और सबसे लास्ट में जाते हैं इक्विटी वाले। तो ठीक है, ये तो बेसिक स्टैटिक का पार्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी। अब देखो वही चीज बोल रही है यहाँ पे, वेयर इज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ठीक है, इक्विटी है तो फिर ओनर्स होंगी, और बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, लेंडर्स होते हैं, क्योंकि डेट देते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय कंपनी। वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक स्टैटिक का पार्ट था, इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप स्टैटिक पढ़ो, अच्छा करो उसको। स्टैटिक के बेसिक क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 58, consider the following statements. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. ठीक है, जब मैंने ये ऑप्शन पढ़ा तो देखो यहाँ पे लार्ज भी लिख सकते थे, पर वेरी लार्ज इतना एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा। तो मुझे इस बेसिस पे इस पर डाउट लगा, तो मैंने इसको तो कर दिया था इनकरेक्ट। ये इस डाउटफुल केस में मैंने रख दिया। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी थोड़ा एक कंपैरिजन टाइप का है स्टेटमेंट। जनरली क्या होता है तरीके के स्टेटमेंट के, भाई इससे बेटर है उससे बेटर है, तो ये कम करेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न दी स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। तो मुझे लगा कि भाई नो रेगुलेटरी बॉडी, फिर सेबी किस लिए है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सेबी है। तो उस बेसिस पे मैंने थर्ड को कर दिया था करेक्ट। उसमें है कौन सा करेक्ट, आई थिंक मैंने सेकंड थर्ड किया है। आंसर 1 और 2 है। आंसर इसका 1 और 2 है, थर्ड इनकरेक्ट है। रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये इनकरेक्ट है, और ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो स्टेटमेंट काफी गलत लग रहा है भाई, वेरी लार्ज लगाने की क्या जरूरत थी, पर फिर भी स्टेटमेंट 1 कोचिंग की कीज में करेक्ट दे रहे हैं। अब ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं आंसर क्या देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, अब देखो फर्स्ट तो इसमें करेक्ट होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। सेकंड थर्ड में देखो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। ठीक है भाई, हम रिसाइकिल कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल हमें कम लगेगा, हम तो भाई पुरानी चीज को यूज कर रहे हैं, तो ठीक है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने पहले से पुराने किसी प्रोडक्ट को यूज किया तो वेस्टेज भी मेरा कम होगा, हम उसको बस रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा वेस्टेज होता है, तो हाँ ठीक है ये भी रिड्यूस हो जाएगा वेस्टेज। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पेपर बना रहे थे, हम पेड़ कम काट रहे हैं, तो उससे क्या हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो रहा है। ठीक है, वेस्टेज कम हो रहा है तो उससे भी कम हो रहा है, तो ठीक है दोनों ही करेक्ट हैं, और ये इसको क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो थर्ड वाला पढ़ो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बस आपको ये पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई इंटरेस्ट जो है, गवर्नमेंट किसी को भी लोन दे रही है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट की क्या हो गई, एसेट हो गई, लायबिलिटी नहीं होती है वो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो थर्ड हो गया इनकरेक्ट। तो बस आपने थर्ड हटाया और आंसर मिल।
बाकी ऑप्शन दोनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो आप इसको बस क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ थर्ड को इनकरेक्ट किया और आंसर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of the above are the members of the North Atlantic Treaty Organization? नाटो की मेंबर कंट्रीज पूछे हैं। अब देखो नाटो की टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें मुझे श्योर था कि भाई ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो मैंने ऑस्ट्रिया पे टिक भी नहीं किया है। बुल्गारिया इसका मेंबर है, क्रोशिया मेंबर है, स्वीडन मेंबर है और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका मेंबर है, पर सर्बिया इसका मेंबर नहीं है, यानी कि 2 मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, ओनली 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब लेकिन एक ट्रिक भी होती है कि 6 ऑप्शन आपको दिए जाएं 6, तो हमेशा 6 का 4 कर दिया करो। ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, जब कुछ समझना है तब तो ये करना ही करना रहता है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो देखो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैंने सर्बिया पे टिक किया, नॉर्थ मैसेडोनिया मैंने नहीं चूज किया था, बट स्टिल मेरा करेक्ट आंसर आ गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज? ओके, अब देखो इसमें मैंने साउथ अमेरिका का मैप बना के रिकॉल करने की कोशिश करी थी क्योंकि एंडीज इधर से जाता है, तो उस बेसिस पे देखो पैराग्वे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, ये तो मैंने कट ही कर दिया कि भाई ये तो है ही नहीं। बाकी इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, ये मुझे मैप से समझ में आ गया था कि ये है। और ब्राजील देखो, यहाँ ब्राजील यहाँ है इस पोर्शन में, तो लगा मुझे कि ब्राजील का कुछ पोर्शन शायद टच होता है, तो उस बेसिस में मैंने ब्राजील पे टिक किया था, तो पर ब्राजील इसका आंसर नहीं है। तो ब्राजील और पैराग्वे 2 नहीं है, बाकी 4 है। अब देखो सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हो रही है, 6 का 4, 6 का 4 यहाँ भी लग गया, ओनली 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्सटी थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक टैंगयिका, लेक तोनले सैप, लेक निन, पैटोस लगून। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन पे कट लगाया है मैंने। अब मैंने पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में सब पूरा बता दिया कि मैंने टोटल 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, मैंने फर्स्ट राउंड में कितने किए क्या है, आप लोग वहां जाके पूरा डिटेल में देख लेना। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं जनरली क्या करती हूँ कि 1 to 100 क्वेश्चन पूरे एक बार मैं रीड कर लूँ अच्छे से, और मैं जितने श्योर शॉट हूँ उसमें से अटेम्प्ट कर दूं, तो मुझे लगता है 1 आवर, फर्स्ट आवर जो है स्टार्टिंग का वो मैं देती हूँ 1 to 100 सारे क्वेश्चन में। अब एग्जाम में ना अंडर प्रेशर मुझे ज्यादा टाइम लग गया, जो मुझे 1 आवर लगना चाहिए था उसमें लग गया मुझे 1.5 घंटा, ठीक है, और 1.5 घंटे में मैंने 100 तक क्वेश्चन रीड किए, उसमें से जितने भी मुझे शॉर्ट शॉर्ट आते थे और जो भी मैंने अपने हिसाब से कर पाए वो मैंने अटेम्प्ट किए। सेकेंड राउंड में मैं क्वेश्चन नंबर 61 तक, अब आधा घंटा बचा उसमें, मैंने सेकंड राउंड में क्वेश्चन नंबर 61 तक मुझे लगा मैं पहुंची हूँ, मैं 63 तक पहुंची थी, देखो यहाँ क्योंकि इस पे क्रॉस है और मैंने अटेम्प्ट किया है, ये नेगेटिव है यहाँ, और तभी बेल बज गई और मेरा रोल नंबर था फर्स्ट बेंच पे, तो मेरा OMR कलेक्ट हो गई, तो इसलिए देखो मैंने आगे के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मेरे छूट गए हैं, तो मैंने 89 अटेम्प्ट किए हैं, 11 मैंने छोड़े हैं, तो उसमें से मोस्टली जो है वो लास्ट वाले ही है, क्योंकि लास्ट मैंने शायद रिव्यू के लिए भी रखे, वो भी मैंने नहीं देख पाई एक भी। तो ये हो जाता है एग्जाम प्रेशर में, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो वही चीज है कि वही मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना और एक प्रैक्टिस पहले से करना, आपको मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की, स्टिल देखो मेरा अंडर प्रेशर क्या हुआ, बट वही है कि स्कोर तो मेरा ठीक ठाक ही है, 110 इज नॉट अ बैड स्कोर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, मैंने ये वाला बता दिया, नहीं मैंने 63 तो किया ही नहीं। हाँ ये वाले मेरे वाटर बॉडीज हैं, इसमें से देखो, अब देखो मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया, मुझे नहीं आ रहा था, पर मैंने इसको जब किया अटेम्प्ट सेकेंड राउंड में, तो वही 3 स्टेटमेंट हैं, तो उसमें से क्या होता है 2 करेक्ट होते हैं, 3 का 2 बहुत जगह 90% केसेस में ही करेक्ट रहता है, ठीक है, ये ट्रिक लगाना पड़ती है एग्जाम में अगर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, तो मैंने बस वही ट्रिक लगा दी, तो ओनली 2, पर इसका आंसर नन है, ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था। क्वेश्चन 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 22-23। Okay, India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu are major turmeric producing states in India. Okay.
अब देखो मैंने जब इसको फर्स्ट राउंड में रीड किया तो मुझे कुछ भी स्टेटमेंट देखो पढ़ो, टर्मरिक कितना यूज होता है अपने इंडिया में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर इंडिया होना चाहिए, ठीक है। वेराइटीज ऑफ टर्मरिक भी मिल सकते हैं, तो मुझे इसमें भी कुछ डाउट नहीं लगा। मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में ही मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है टर्मरिक, ठीक है। तो प्रोड्यूस भी वही ज्यादा कर रहे होंगे, तो उस बेसिस पे भी मुझे कुछ भी स्टेटमेंट में ऐसा लॉजिक लगा ही नहीं पाई। देखो यहाँ पे मैंने एक भी एलिमिनेट हुआ ही नहीं भाई, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या थे, करेक्ट थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं 1 2 3 मार्क कर दूं, पर मैंने चलो ठीक है यार, सेकंड राउंड में करना है इसको, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया गड़बड़। नहीं तो ये भी मैं अटेम्प्ट कर ही देती, मेरा थोड़ा स्कोर बढ़ ही जाता। चलो ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सारे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। अभी सारे ऑप्शन है। अब देखो मैंने ये पढ़ा, मुझे नहीं लगा मैं इसको कर पाऊंगी। ये ऑप्शंस मुझे दोनों समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं इसको कर पाऊंगी, बट स्टिल मैंने सोचा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, स्टैटिक का पार्ट है, तो शायद मैं इसमें कुछ लॉजिक लगा लूं, इसलिए मैंने इसको रिव्यू के लिए रखा, अदरवाइज मैं इसको काट ही देती, ठीक है। मुझे नहीं आ रहा था ये। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम ले गया, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम मैंने दिया, तो स्टिल मैंने सॉल्व इसको देखो नहीं कर पाया, रिव्यू के लिए रख दिया था। हाँ, देखो स्टेटमेंट नंबर 1 है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, ओके। स्टेटमेंट सेकंड है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अब देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा था करेक्ट है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट ये ऑप्शन काट भी दिया, क्योंकि भाई सब ट्रॉपिकल एरिया जो है जनरली वहाँ क्या है, वहाँ डेजर्ट्स है तो डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो मैंने ये लॉजिक लगाया, उस बेसिस पे मुझे पता था कि भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। बट सेकंड में मुझे डाउट हो रहा था कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, अदरवाइज ये देखो ये कटा तो ये होना चाहिए था आंसर, पर यहाँ बोला है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, तो बस ये लेस वर्ड में मुझे कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में वहां ड्राई होंगी, देखो तो पोलर रीजन ड्राई होता है, सबको पता है। पर वही चीज है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने सोचा चल ठीक है इसको रिव्यू के लिए रख देती हूँ, तो ये भी मैंने रिव्यू के लिए रख दिया। और देखो इसमें मैंने इजी भी लिख दिया था कि भाई जब मैं रिव्यू के लिए इसको दोबारा पढ़ूंगा, मैं दिमाग में मेरे रहे कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। बट वही चीज है, बैड लक थोड़ा, OMR कलेक्ट हो गई मेरा और रोल नंबर भी फर्स्ट बेंच पे था। चलो, ज्योग्राफी वाले मेरे पता नहीं क्यों सारे ही गड़बड़ हुए, अंडर प्रेशर अंडर कंफ्यूजन, पता नहीं क्या रीजन था। क्वेश्चन 67 जो है, अब इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। स्टेटमेंट 1, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. Statement second है, in January the air over the oceans is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. ठीक है। अब देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा उठा कर डाल दिया था, पता नहीं मैंने क्या कंफ्यूजन में इसको किया है, मैंने किया है 1 इज नॉट करेक्ट, इसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया है और सेकंड को करेक्ट किया है, ठीक है। बेसिक स्टैटिक का आप स्टैटिक से कर लो, कुछ स्ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक, कुछ लॉजिक ऐसा मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाया हो, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर on rocks. Chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. अब स्टेटमेंट सेकंड है, chalk is porous and hence absorb water. स्टेटमेंट थर्ड है, clay is not at all porous. अब देखो यही वर्ड मैंने पढ़ा, इसमें मुझे डाउट हुआ, तुरंत मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है। ये आदत डालो कि भाई या तो अंडरलाइन कर लिया होगा या सर्कल कर लिया होगा, पेपर को जब तक आप पोतोगे नहीं इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है, बार बार पढ़ो भाई, लिख लो तुरंत की तुरंत। अब यहाँ बोले चौक इज पोरस, चौक स्कूल में बहुत यूज करी होगी, ठीक है। पानी में अगर आप डालो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि चौक पोरस है और वाटर एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये इसलिए इस वजह से क्या होगी, वेरी परमिएबल रॉक, ठीक। अब यहाँ लीस्ट परमिएबल बोल रहे हैं, यहाँ नॉट एट ऑल बोल रहे हैं, भाई मैच तो हो ही नहीं रहा ये, तो एक कैसे एक या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, तो इसका मतलब थर्ड ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिए ही नहीं है कि फर्स्ट करेक्ट है क्या नहीं है, फर्स्ट को करेक्ट अज्यूम करके ही चलना है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है ही। तो
अब इसमें मैंने क्या किया था, फिर सी ऑप्शन था आई थिंक, हाँ सी, ओनली वन ऑफ दी स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड ना ही इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। भाई क्या हो चुका है क्या ऐसा, आज तक कभी हुआ है क्या? तो जो चीज हम अज्यूम करके चल रहे हैं उसमें हम गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई ऐसा ही हो जाएगा, सारा ही जब पूरी दुनिया है जो है, पूरे संसार जो है, सारा फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, तो भाई हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर चला गया तो ये हो जाएगा, अज्यूम ही कर सकते हैं, तो अजम्पशन में इतना पक्का नहीं होता है, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट 1 हटा दिया तुरंत। तो 1 जैसे ही गया, 1 गया, 1 गया, 1 गया और मुझे आंसर मिल गया। और बाकी के ऑप्शंस भी देखो एक बार पढ़ लो। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे वही शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव वाला चक्कर रहता है कि भाई सन से आई रेज फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये सारा आपका एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation। तो भाई तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, तभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसलिए ज्यादा गर्म होता जा रहा है एटमॉस्फेयर। तो ये भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो 1 हटाया उस हिसाब से भी हो गया था, और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के भी हिसाब से बता दिया मैंने क्या किया था। Question 70. Consider the following statements about the Rashtriya Gokul Mission. It is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। ठीक है, कितना ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई कि अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं रूरल पुअर का। ठीक है, मेजोरिटी कौन सी है, लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स, और इसमें कौन इन्वॉल्व है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। भाई सबका ही हम कल्याण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इतना पॉजिटिव, इसको कैसे गलत कर दूं, तो मैंने सही कर दिया। अब मुझे सेकंड में डाउट हो रहा था, तो मैंने सेकंड फिर से पढ़ा एक बार। हाँ मैंने शायद सेकंड को, नहीं सेकंड मैंने करेक्ट ही किया था, मुझे शायद फर्स्ट में डाउट हो रहा था रूरल पुअर की वजह से, क्योंकि इसमें पुअर नहीं लिया है, रूरल पुअर कर दिया, थोड़ा इसको नैरो कर दिया है, स्टिल मैंने इसको करेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। भाई हम बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, इंडिजिनस कैटल बफलो का जो रियरिंग है उसको, कंजर्वेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना हम इसमें, और साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए। तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव है, उनको करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे इसका देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ये मैंने कॉमन सेंस से किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ओके, he possessed great love and respect for the traditional and philosophical systems of the east। ठीक है, वेस्ट नहीं बोला, यहाँ पे ईस्ट बोला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं he possessed great love and respect। ठीक, अगर मैं बाई चांस इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देती हूँ, तो इसका मतलब राजा राम मोहन रॉय ने लव एंड रेस्पेक्ट नहीं दिखाया ट्रेडिशन ऑफ ईस्ट को, यही तो हो गया इसका मतलब। तो इस तरीके के स्टेटमेंट है जनरली करेक्ट किए जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय के दिल में रिस्पेक्ट और लव किसके लिए था, ये तो उन्हीं को पता था ना, वो तो चले गए दुनिया से, तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट लेके नहीं चल सकते, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन। अब देखो यहाँ डिजायर्ड वर्ड्स को देखा करो, पढ़ो यहाँ पे देखो लव एंड रिस्पेक्ट, और यहाँ डिजायर्ड। ठीक है, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई, और आपको सबको पता है कि उन्होंने सती बैन करवाई थी। ठीक है, तो वीमेन अपलिफ्टमेंट का काम किया उन्होंने, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे करेक्ट। अब इसमें मैं कुछ बताऊं, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मुझे लग नहीं रही। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। 72, कंसीडर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, भाई मैंने सारे ही पढ़े थे, सारे मुझे पढ़े पढ़े लग रहे थे, पंचायत कहाँ बन गई? तो पंचायत का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, तो बस यही मैंने इनकरेक्ट किया 4। हाँ, तो ऑल 4 तो मुझे नहीं लग रहा था, अब देखो ये ओनली 1 वाला है, हाँ लेकिन फिर भी मेरा करेक्ट हो गया, ओनली 3। ठीक है, बाकी सारा था। आप स्टैटिक में पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में सब कुछ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अगरहट्टा। भाई ये क्वेश्चन देखकर तो मैंने आंख बंद करके सीधा देखा व्हील किसमें है, जिसमें व्हील था बस उसको टिक करके बस कर दिया। ये पीवाई क्यू 2017 में आया है आई थिंक, तो वही ये पीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। ठीक है, बाकी तो किसी में था ही नहीं, हाँ बस एक ही में था व्हील, तो बस मैंने व्हील देखा। ये एक अर्दन व्हील होता है, लार्ज, हाँ लार्ज व्हील अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता, गुण गुना भरा। अब देखो इसमें मैं एलिमिनेशन भी लगाती, देखो ये दोनों लेंथ देखो, दोनों ऑप्शन बराबर, इसमें भी फर्स्ट लगा दिया, इसमें कुछ एलिमिनेशन लग ही नहीं पा रहा था इसमें, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने काट दिया इसको। एंशिएंट के मैंने ज्यादातर काटे ही हैं। 75, ओके, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, बहुत बेसिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे फाहियान। ओके, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया इसका, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सिरिविजिया, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट व्हिच रूल्ड द मलाया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड। मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं था, ठीक है, मैंने इसको भी काट दिया। इसीलिए मैं ना एंशिएंट को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो होते नहीं है उससे, जिससे हो जाती हूँ अच्छी बात है, मुझसे नहीं होते, मैं छोड़ देती हूँ एंशिएंट। ठीक है, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, फिर से एंशिएंट आ गया, बट यहाँ पे मुझे ट्रिक ने बचा लिया था। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर से टेरिटोरियल रीजन दिए हैं, रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। ठीक है, असमाका, कंबोजा, अवंती, कोसाला। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कौन सी रिवर किसमें है, बट मैंने यहाँ फिर से वही ट्रिक लगाई है 3 का 2, और देखो यहाँ भी चल गई, तो 90% ऑफ केसेस में चल जाती है, एटलीस्ट 80 में तो चल ही जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आगे, देखो एंशिएंट का गंधारा महाविद्यालय, ये ट्रेनिंग स्कूल मैंने काट दिया था, मैं क्या पढ़ूं उसमें, मैंने ये भी काट दिया था। और देखो नेक्स्ट है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रादेशिका राजुका युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट, ये क्वेश्चन डुएबल था, ये हो सकता था। ठीक है, और ये पढ़ा पढ़ा था, स्टिल वही लैक ऑफ वही टाइम की वजह से ना मैंने छोड़ दिया इसको। मैंने कहा ठीक है, इसमें बहुत क्यों विलेज बहुत सोचना पड़ता, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था, मैंने कहा चल ठीक है छोड़ो। से आ गया स्टैटिक, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड the attainment of स्वराज by all legitimate and peaceful means to be its objective। ठीक है, ये हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। ठीक है भाई, ये भी स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में पूरा लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, full battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? अब देखो इसमें कंसीडर पूछा है, किसको कर सकते हैं, तो वी कैन कंसीडर ऑल ऑफ देम, सारे ही कंसीडर कर सकते हैं, तो इसमें ऑल 3, इस तरीके के क्वेश्चन में ऑल 3 ऑल ऑफ द अबव ही मार्क किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to unmanned aerial vehicles, consider the following statements. All type of UAVs can do vertical landing. Okay. All type of UAVs can do automated hovering. Okay. All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. अब देखो, कुछ भी होता है, हर चीज में एक्सेप्शनल केसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे जो हैं यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग कर लें, सारे ही ऑटोमेटेड हावरिंग कर लें, सारे ही पावर सप्लाई के लिए सिर्फ बैटरी का यूज करें, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल।
हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स। ओके, तो यहाँ बोला है यूजुअली, तो मैंने बस यूजुअली वर्ड देखा तो मेरे हिसाब से सारे ही हो सकते थे। यूजुअली तो वी कैन यूज एनीथिंग, तो मैंने ऑल 4 कर दिया था, बट इसका आंसर ओनली 3 है। ठीक है, कौन से 3 है ये तो आंसर की जब आएगी तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। अब देखो, प्लास्टिक हर जगह है, हर चीज में, या तो माइक्रो, नैनो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, माइक्रो बीट्स मिल जाते हैं, तो भाई सिगरेट बट्स में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, 1 सेकंड में बस तुरंत भर दो गोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। अब देखो, मैंने कहा कि यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, कैन बोल रहे हैं, कैन, तो भाई हो सकता है अभी नहीं डेवलप हुआ, हो सकता है फ्यूचर में 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा आ जाए, तो मैंने सोचा कि सभी होंगे, तो मैंने ऑल 3 कर दिया था, बट इसका आंसर क्या है? ओनली 2 है। और एक ट्रिक भी होती है 3 का 2, 3 स्टेटमेंट है, 2 करेक्ट है, बट वही चीज है, यहाँ पे कैन बोल रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए क्या कर दिया था? ऑल 3, बट आंसर करेक्ट क्या है? ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media। अब देखो, मुझे नहीं पता था, बट मैंने ऑप्शंस देखे, अब इस ऑप्शन में भी फ्यूल्स है, इसमें भी फ्यूल्स है, तो मुझे लगा शायद इसमें से करेक्ट आंसर होगा। फिर मैंने वही चीज है कि गैस करके इसको ना, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्जन, तो मैंने ये कर दिया था, मुझे इस कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, रैंडम गैस था बस ये, पर इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या है? एक्सप्लोजिव्स है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में होगा, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, मेजोराना चिप 1 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब देखो, ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बस मैंने ये देखा कि भाई अमेजॉन वेब तो नहीं है, सेकंड हटाया, और देखो सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, आंसर मिल गया सी। अब थर्ड तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सबको पता होगा कि एमएल का ही पार्ट है। ठीक है, तो 87 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, with reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements: they are man-made proteins, they stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens, they are used in treating viral infections like that of Nipah virus। ओके, तो ये भी जो है करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था। ठीक है, मैनमेड प्रोटीन्स हैं, ये सब करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था, तो मुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मुझे यहाँ ना एंटीजेंस में कंफ्यूजन हो रहा था कि ये चीज थी कि नहीं थी, बट मैंने सोचा, मुझे याद आया, मैंने रिकॉल किया, तो करंट अफेयर्स में था, उस बेसिस पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया था। ऑल 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो बता रही हूँ जो अप्रोच मैंने एग्जाम में फॉलो की, मुझे आ रही थी तो मैंने डायरेक्टली उनको सॉल्व किया। और देखो, इसमें कोई सर्किल भी नहीं है, जिन क्वेश्चन में सर्किल है, ठीक है, वो मैंने सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किए, ये मैंने फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर पता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज दी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। ओके, तो अभी मैंने ऊपर भी बोला कि देयर आर एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, एग्जिस्ट करते हैं, तो जरूर नहीं है भाई, हो सकता है कि ओशन वाटर में सर्वाइव कर जाए वायरस और इन्फेक्ट कर दे बैक्टीरिया को, और सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी भी कर दे होस्ट सेल में, तो भाई पॉसिबिलिटीज आर देयर। इस वजह से मैंने क्या किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड attractive tool to remove pollutants from effluent streams to remediate contaminants from various industries। Okay, अब देखो, ये स्टेटमेंट 1 जो है, इसको करेक्ट ही लेके चलना पड़ता है, इसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना, सेकंड थर्ड में दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है ही। अब सेकंड में देखो, एक्टिवेटेड कार्बन exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals। Okay, थर्ड बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। अब देखो, जितनी मेरी नॉलेज थी एक्टिवेटेड कार्बन की,
कि ये गुड एब्जॉर्बेंट होती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं डर्ट को, पोल्यूशन को, ठीक है, तो ये हटा देती हैं। और आपने, ठीक है, कॉमन सेंस, आपको कुछ भी नहीं पता था, आपने ऐड वगैरह देखे होंगे, फेस वॉशेस में बहुत यूज किया जा रहा है ये, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत यूज किया जा रहा है। तो इसका बेसिकली यूज केस यही होता है कि ये पॉल्यूटेंट्स हटा देता है, डर्ट हटा देता है। तो और ये क्यों करेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज। सरफेस एरिया लार्ज होगा तभी जो है ना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट थर्ड में बोल रहे हैं सिंथेसाइज कर सकती हैं हाई कार्बन कंटेंट को, ठीक है, क्योंकि क्या कर लेता है ये, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो थर्ड भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया। और अब देखो, अब जब ये दोनों चीजें हो रही तभी तो हम पॉल्यूटेंट रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव टूल हो गया क्योंकि ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं और ये क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने का था नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, इसमें सीमेंट का कुछ पूछा था। स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस, ठीक है, फैक्ट दे दिया था। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। स्टेटमेंट थर्ड, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें भी भाई मुझे कुछ इतनी नॉलेज थी नहीं, तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने इस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करने के लिए, रिव्यू के लिए रख लिया था, बट मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है COP28 declaration on climate and health is binding declaration, okay, and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। भाई पहले तो यहाँ बोल रहे हैं बाइंडिंग है और बोल रहे हैं अगर साइन कर दिया तो भाई मैंडेटरीली तुमको करना पड़ेगा डीकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर को। तो भाई इतना आसान है डीकार्बनाइज करना, कार्बन हर जगह हर चीज में हम यूज कर रहे हैं, तो भाई और ये क्या हो, सर पे बंदूक रखी तो हो गया भाई, बाइंडिंग भी है, ठीक है, फिर साइन कर दिया तो तुमको ये भी करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं होती है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ये, इसलिए मैंने सेकंड को हटा दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखो यहां पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि मे बी कॉम्प्रोमाइज, सो दिस कैन हैपन, तो इसलिए ये जो है ना थोड़ा चांसेस इसके करेक्ट होने के। अब देखो सेकंड तो करेक्ट है ही नहीं, फर्स्ट देखो करेक्ट ही होता है इसमें। अब ऑप्शंस के हिसाब से मैंने देखा, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर थर्ड क्या था ये, हाँ, मे बी कॉम्प्रोमाइज, तो भाई पॉसिबिलिटी इस वजह से मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा रिस्क लिया और इसको करेक्ट कर दिया। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, ठीक है, ये ऑप्शन सी मैंने कर दिया था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 93। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth's rotation and axis। ओके, ये फैक्ट है। सेकंड और थर्ड से आपको देखना है कि करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy। अब देखो पहली बात तो ये सोलर फ्लेयर्स 2022 के PYQ में पूछा गया है, थोड़ा सा समझ लो, वैसे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये मान लो सपोज कर लो ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये जो है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो होता है ऐसा कुछ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जो है सन में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अंदर क्या है सारा प्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। सन की मैग्नेटिक फील्ड में सडन शिफ्ट जब होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो एक तरीके से स्टॉर्म रिलीज होता है। सोलर फ्लेयर्स को क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, तो स्टॉर्म रिलीज होता है इस तरीके से यहाँ आता है और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है, पर ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है बस, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि हाँ, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, ये एक तरीके से क्लाउड्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है जनरली, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बॉम्बार्ड करते हैं अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक है, ये होता है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा, शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, बट मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। अब स्टेटमेंट थर्ड बोल रहे हैं, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है, आइस मेल्ट होती है, ठीक है,
तो इससे क्या होता है, मास में चेंज होता है, मास में, और इनर्शिया जो होता है अर्थ का, उस वजह से क्या होता है कि अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में भी चेंज हो जाता है इस वजह से। तो ये जो है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेन कौन सा कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है। बट एग्जाम में शायद हो सकता है हड़बड़ी में, मुझे पता दोनों थी कॉन्सेप्ट, मैंने करेक्ट भी देखो दोनों किए हैं, बट मैंने बोल दिया बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन। ठीक है, ये जो बॉम्बार्डमेंट होता है सोलर फ्लेयर का, उस वजह से अर्थ की रोटेशन और एक्सिस चेंज नहीं होती, अर्थ के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, बेसिकली थर्मोस्फेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, बट मैंने एग्जाम में ए कर दिया तो ये मेरा इनकरेक्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. ओके, अब देखो पेरिस एग्रीमेंट बेसिक स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ही। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। यस, ठीक है, स्टैटिक में आप पढ़ोगे तो कार्बन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट में है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। ठीक है, तो इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज ये भी इसका पार्ट है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि इंटर इंट्रा मैंने लिखा हुआ है कि इंट्रा, तो काफी सोचा तो मुझे रिकॉल कर पाई कि हाँ भाई है दोनों में। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन। ठीक है, तो ये बेसिक स्टैटिक का था, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने का है नहीं। ठीक है, 95, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द Nature Solutions Finance Hub for Asia and Pacific? The Asian Development Bank ADB, ठीक है, AIIB Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक। ठीक, सारे ही बैंक्स हैं, तो उसमें कुछ एलिमिनेट भी नहीं हो पा रहा था इस बेसिस पे। अब पता नहीं कि मुझे लगा कि वर्ल्ड बैंक हो सकता है, तो मैंने वर्ल्ड बैंक कर दिया था, मतलब एकदम अंधा गैस लगाया था, ब्लाइंड गैस था ये मेरा। बट इसका आंसर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको शायद वो एलिमिनेट किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पे एशिया बोला है, और देखो ये एशियन है ये एशियन है, तो वर्ल्ड बैंक के तो चांसेस बहुत कम थे, तो इसमें से हो सकता था आंसर, पर पता नहीं मैंने क्यों किया, हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब देखो, पहली बात तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, अभी नहीं हुई फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगी, अभी नहीं हुई 1 महीने बाद हो सकती हैं, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओके, इट कैन बी ए वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, ओके, इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब वही चीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बस मुझे इतना पता था कि भाई इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो मैंने इसलिए ऑल करेक्ट कर दिया, फर्स्ट राउंड में ही मैंने इसको कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, गूटी टेरेंटुला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। ठीक है, क्रस्टेशियंस क्या होती है, जिनकी हार्ड बॉडी होती है, हार्ड शेल्स होते हैं, बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, क्रैब हो गया, ठीक है, कैप्रिकॉन हो गया, तो होते हैं क्रस्टेशियंस। ठीक है, इट इज हाँ, स्टेटमेंट सेकंड है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया is only limited to some forest areas. In its natural habitat, it is an arboreal species. Arboreal क्या होते हैं, जो जनरली क्या होते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, वही तो होते हैं arboreal, हाँ, as far as I remember. ओके, तो अब देखो मुझे नहीं पता था, मैंने स्पीशीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने PYQs वाली उस स्पेसिस पे कर ली थी, तो मुझे नहीं पता था, फिर मैंने सोचा कि शायद रिव्यू में इसको कर लूंगी, पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा भाई, हो सकता है ये करेक्ट हो कुछ भी, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, next question, question number 98, consider the following statements. Statement 1, carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 ton CO2 per capita, okay, in terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. थर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 emissions in India. अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोले भाई कि इंडिया में जो CO2 एमिशन है वो लेस देन 0.5 टन, 0.5 टन बहुत कम हो गया, उससे भी बोल रहे कि उससे भी लेस। इतना हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो बहुत ही एमिशन करते हैं हम CO2 का, तो ये तो स्टेटमेंट मैंने हटा दिया कि भाई फर्स्ट तो करेक्ट है ही नहीं, तो फर्स्ट 2 में था, हट गया। अब देखो सेकंड इस बेसिस पे करेक्ट आ गया,
अब थर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये हो सकता है। तो मैंने पॉसिबिलिटीज पे रखी और मैंने इसको कर दिया करेक्ट। तो सेकंड थर्ड मैंने करेक्ट किया था और ये मेरा करेक्ट भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 99। प्लांट दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है। अब देखो मुझे इसमें कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने कुछ एलिमिनेट किया ना मुझे कुछ आइडिया था, बस मुझे ये पता था 5 स्टेटमेंट है तो 5 का क्या होता है 3। तो बस मैंने इसमें क्या किया 5 का 3 किया जो कि मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी मैंने दिमाग नहीं लगाया, मुझे पता नहीं था इसका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्लांट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Rainforests produce more oxygen than that produced by oceans. Okay. Marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. Third है well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air. Okay. अब देखो स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं ओशन से। अब देखो इंसान जो है ना बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर ही नहीं पाया कि हमने ओशन को पूरी तरीके से डिस्कवर कर लिया, नहीं। और अभी करंट अफेयर्स में भी काफी था कि एक डार्क ऑक्सीजन मिली है ओशन में, ठीक है, तो हो सकता है भाई ऑक्सीजन जो है ओशंस में भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, हमें नहीं पता इतना। तो भाई स्टेटमेंट 1 को मैंने रख दिया डाउटफुल केस में, ठीक है, तो मुझे स्टेटमेंट 1 की चांसेस बहुत कम लग रहे थे करेक्ट होने की, तो 1 मैंने हटा दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे भी बोले वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमोस्फेरिक एयर। भाई ये भी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, भाई सेवरल फोल्ड्स ज्यादा है, तो ये भी कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। अब क्या सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा? तो देखो यहाँ बोल रहे हैं मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। तो देखो नन ऑफ द अबव बहुत जो होते हैं एक्सट्रीम केसेस में करना चाहिए, बहुत बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो जब आपको कुछ नहीं पता है तब करना चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तब करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया क्योंकि ये अबाउट बोल रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज भी मतलब इतना बोल रहे हैं कि भाई इतना इतना हो सकता है, तो मैंने सेकंड करेक्ट कर दिया था। हाँ, पहले तो मैंने सेकंड भी काट दिया था, फिर मैंने सेकंड करेक्ट कर दिया था और जो कि मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, नन नहीं है इसका आंसर, सेकंड करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इनसाइट के साथ।